So the last time we talked about the calculation of HRA. ये थोड़ा रिकैप कर लेते हैं केस में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने SKS लिमिटेड में 2 कॉलम्स क्रिएट करे हैं। एक डियरनेस अलाउंस का कॉलम क्रिएट किया है, एक HRA का कॉलम क्रिएट किया है, और उसमें हमने 2 अलग अलग फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं। ठीक है, सो लेट मी इंसर्ट अ रो। सो यहाँ पे हमने मिनिमम वाला फॉर्मूला यूज़ किया MIN, और HRA के लिए हमने इफ फॉर्मूला यूज़ किया। और इफ फॉर्मूला को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था। लास्ट टाइम हमने ये फ्लो चार्ट एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, किसी से भी नहीं हो पा रहा है अपने आप, तो यू कैन टॉक टू मी, अपने क्वेश्चंस पूछिए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप लोगों से अगर एक्सेल में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयर करके भी आप बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अब हमको इस केस को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें 2 कैलकुलेशंस करनी थी, डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन और हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन। अब हमको कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है बाय कैलकुलेटिंग द ग्रॉस सैलरी। ओके, सो ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला के लिए यू राइट SUM, एंड देन इसमें हमें इनपुट देना होता है उन नंबर्स का जिन्हें हमें ऐड करना है। तो आप इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, वी हैव टू सेलेक्ट ऑल 3 ऑफ देम, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और HRA। C14 से लेकर E14 ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एंड आई विल पोस्ट दिस फॉर्मूला इन द चैट। और इसको फिर हम ड्रैग डाउन करके ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड सैलरी, ग्रॉस सैलरी फॉर एवरीवन इन द कंपनी। अब हमने एक्सेल शीट के प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। ओके, so let me tell you about the steps involved in Excel sheet preparation. Steps for Excel sheet preparation. सो हमारा पहला स्टेप है कंप्लीट द कैलकुलेशन। तो हमने अलग अलग फॉर्मूलाज लगाकर इस कैलकुलेशन को कंप्लीट किया है। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। सेकंड स्टेप में हम फॉर्मेटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट्स। तो हम जितने भी सेल्स में कोई अमाउंट डाल रहे हैं, जहाँ कहीं पर मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नंबर है, हमें उसको करेक्टली फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले तो हम टेबल की तरफ ही ध्यान देते हैं। ये हमारी टेबल है जिसमें हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं। तो इसमें बेसिक सैलरी का कॉलम, डियरनेस अलाउंस, HRA और ग्रॉस सैलरी,
तीनों में अमाउंट्स हैं। तो क्या करेंगे, इन चार के चारों जो हमारे कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करके वी विल गो टू द नंबर फॉर्मेट और इसमें हम अकाउंटिंग सेट करेंगे। अकाउंटिंग सेट करने पर वी विल गेट सम सॉर्ट ऑफ दिस रिजल्ट। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में हैशटैग नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो कोई बता सकता है यहाँ क्या प्रॉब्लम है? स्पेसिंग का यस सर। प्रॉब्लम है। जहाँ हैशटैग का सीरीज दिखाई पड़े वहाँ स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। कॉलम को थोड़ा बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है अगर पता नहीं चल रहा है तो बस F कॉलम के जो राइट साइड वाला लाइन है उस पर आकर डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप स्पेसिंग ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। चलिए, हैशटैग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? सर डॉलर सिंबल जो है। डॉलर सिंबल, हम इंडिया में हैं तो हमें रुपी सिंबल चाहिए। तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, या तो आप उसी के ठीक नीचे यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, रुपी सिंबल। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसके ठीक सामने एक नंबर फॉर्मेट का विंडो निकलता है, उसको ऐसे पॉप आउट कर लीजिए और सिंबल में आप यहाँ पर रुपी सिंबल ढूंढकर, तो रुपी सिंबल कहाँ दिखा था हमें, ये क्या। सो रुपी सिंबल है यहाँ पर, मतलब कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे रुपी सिंबल ही हैं। दे हैव जस्ट मेड इट वेरी क्लियर कि उन्होंने किन किन लैंग्वेजेस के लिए ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके, और आपका रुपी सिंबल यहाँ पे अब नज़र आ रहा है। और भी इस शीट में हमें कहीं कहीं एक्सेल में हमको अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, और कहाँ कहाँ अमाउंट नज़र आ रही है। सेल का सैलरी अप टू 10,000। हाँ, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी अप टू 10,000, 25,000, ये सारे भी अमाउंट्स हैं। तो अब क्या है कि अलग अलग सेल हैं यहाँ पर, सबको अगर साथ में सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो जो कंट्रोल दबा के, वेरी गुड। सो सबसे पहले वो सारे सेल सेलेक्ट कर लीजिए जो साथ में हैं, फिर कंट्रोल की प्रेस करके उन सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे अमाउंट्स लिखे हुए हैं। और कहीं हमें अमाउंट नज़र नहीं आ रहा है तो हम इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करके वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर्मेट चूज़ करिए और रुपी सिंबल यूज़ कर लीजिए। सो इन दिस मैनर आपके सारे अमाउंट्स शीट पर फॉर्मेट हो जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है शेडिंग एंड बॉर्डर्स। तो शेडिंग और बॉर्डर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इस पूरी शीट में आपको अगर दिखाना है कि आपका जो किया हुआ काम है वो कहाँ पर है, तो आपको उसे ठीक से शेड करना है, उसको बॉर्डर प्रोवाइड करना है ताकि वो अलग से नज़र आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा तो पहले मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ let me take this table one bit forward. So the first step that I would suggest you is कि आपको जो रेलेवेंट एरिया है, ये सारा का सारा हमारा रेलेवेंट एरिया है। यहाँ पे हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है,
और यहाँ हमारी टेबल है। तो कम से कम इतने एरिया को हम वाइट कलर से फिल करेंगे पहले। तो इसके आसपास का एरिया भी हमने कुछ कवर कर लिया है और हम इसमें यहाँ पर फॉन्ट वाली टाइल में वाइट कलर से फिल कर देंगे। तो वाइट कलर से फिल करने पर क्या हुआ है? ग्रिड लाइंस अब दिख नहीं रही हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर अपनी टेबल को अलग से हाईलाइट करेंगे तो वो ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपनी टेबल की शेडिंग करते हैं। टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट एज टेबल पे चले जाइए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लीजिए। लेट्स सपोज आई चूज दिस फॉर्मेट। Format as table. What happened here? Okay. So the problem was, चूँकि हमने सारी की सारी शीट को वाइट कलर से फिल करा हुआ था, तो यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद भी हमको अपने कलर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिर्फ टेबल को सेलेक्ट कर नो फिल कर दीजिए, तो आपकी टेबल के सारे कलर्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे इजीली। सारे के सारे कॉलम्स को ऑटो फिट सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपकी टेबल अच्छे से यहाँ पर नज़र आ रही है कि हमने कैलकुलेशन कहाँ पे किया है। अब बात करते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन की। सो ये भी एक हमारे लिए एक टेबल है जिसको हमें यहाँ पर सिग्निफाई करना है कि इसमें हमारा HRA की डिटेल्स हैं। HRA वाली डिटेल्स को ऊपर ले जाते हैं। तो कोशिश करिए जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उस इन्फॉर्मेशन को सेम कलर के शेड से सिग्निफाई करिए। जैसे HRA के जितने भी सेल्स हैं उन सब के लिए एक सिमिलर कलर ले लीजिए। मान लो ऑरेंज हम पिक करते हैं, तो ऑरेंज का एक लाइट शेड हमने ले लिया है। हाउस रेंट अलाउंस को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर देते हैं और जो हमारे ऊपर के हेडिंग वाले सेल्स हैं और साइड वाले सेल्स हैं उनको हमको सेलेक्ट कर लेना है एंड वील चूज अ डिफरेंट शेड ऑफ ऑरेंज। तो ऐसे आपके हाउस रेंट अलाउंस का एक कलर सेट हो जाएगा। एक कलर से क्योंकि हमने इंडिकेट किया है तो इसको लोकेट करना भी आसान है शीट पे, और हमने थिक बॉर्डर लगा दिया है उसके आसपास। अब डेयरनेस अलाउंस के लिए भी यही काम करते हैं। एक कलर पिक करते हैं, इसको भी हम एक कलर चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी पिक येलो। तो येलो का एक कलर हमने चूज कर लिया है। अब आप इस पे पहले ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए ताकि इसके बॉर्डर्स नज़र आ जाएं। फिर थिक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए एंड चूज अ लिटिल डार्कर शेड ऑफ येलो सो दैट पीपल कैन लोकेट कि हमारी ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर है। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए आप जो हमारे सेल स्टाइल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी नेम SKS लिमिटेड, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ी हेडिंग है। तो सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको SKS लिमिटेड के लिए एक पूरा यहाँ पर स्टाइल मिल जाएगा। पीरियड भी एक हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसके लिए हमने हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लिया है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं इन दिस वे। गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको भी सिग्निफाई करना है, तो मान लीजिए हम इसके लिए हेडिंग 3 चूज कर लेते हैं। तो ऐसे हम अपनी शीट को अरेंज कर सकते हैं। नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज एक्स्ट्रा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे प्लेस करता हूँ।
ये आप लोगों के समझने के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, तो इनका खास रेलेवेंस तभी है जब आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। बाकी आपका जो आंसर है वो यहीं पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। स्टेप्स को भी साइड कर देते हैं थोड़ा। So this becomes your answer. This is how your sheet should look like. पहले तो नीट एंड क्लीन तरीके से आपकी टेबल नज़र आनी चाहिए, फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आनी चाहिए, एंड कंपनी का नाम, पीरियड जो भी हो हम यहाँ पर सिग्निफाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द थर्ड स्टेप, विच इज शेडिंग एंड बॉर्डर्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज द फोर्थ स्टेप, विच इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है। सो कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज ऑटोमेशन? आजकल तो ये टर्म काफी यूज हो रहा है। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक वर्क सर। ओके, ऑटोमेटिक वर्क। कोई एग्जांपल लेके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं पे ऑटोमेशन होते हुए देखा है? हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। कोई काम आपका ऑटोमेट हुआ है हाल ही के कुछ दिनों में? It's a work that is replaced by machines, which earlier human does, but it is replaced by machines. ओके, सो लाइक ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में क्या ऑटोमेट हुआ है? अब पढ़ने की So जरूरत like नहीं पड़ती। using insurance, like earlier there were insurance agents, but now you can do it online. ओके, तो हम उस काम पे आते हैं जो हमारा रिड्यूस हो गया, हमारा लेग वर्क रिड्यूस हो गया है ना। अब हमें ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें बैंक का कोई काम करना है, एफडी करनी है, अपना फ़ोन खोलिए, ऐप में जाइए और एक अमाउंट चूज़ करके एफडी अकाउंट में डाल दीजिए, एफडी बन जाएगी। रिसीट भी ऑनलाइन जनरेट हो जाएगी, आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा लेग वर्क है, उस काम को करने के लिए हमारी प्रेजेंस की जो ज़रूरत पड़ती थी वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा जो फीचर होता है वो ये है कि इट इज convenient. Okay, I hope the spelling is right. एक आई और आता है शायद, आई ई होता है या ई आई होता है, आई डोंट नो। Somebody do let me know what is the spelling of convenient. All right. So convenient बनाता है हमारी चीज़ों को ऑटोमेशन। दूसरी चीज़ ऑटोमेशन जो करता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र जिसके लिए हमने ऑटोमेट करी है कोई सर्विस, वो उस सर्विस को देखकर परेशान हो जाए। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे काम बढ़ा दिए हैं, कम नहीं करें। तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट चीज जो होती है हम ऑटोमेशन में कंसिडर करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कस्टमाइजेबिलिटी।
आपने जो सॉल्यूशन डिज़ाइन किया है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम अपनी इस एक्सेल शीट पर वापस आते हैं, तो अगर कल को पॉलिसी चेंज हो जाती है, डियरनेस अलाउंस के लिए हमने रूल बनाया हुआ था पहले कि 10% पे कैलकुलेट होगा, मैक्सिमम ऑफ 5400। अब मान लो कंपनी डिसाइड करती है कि डियरनेस अलाउंस की पेमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा बेनिफिट जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम अलाउड डियरनेस अलाउंस इज 5000 ओनली। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सेल शीट में हमें क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा कि हम उस रूल के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करें। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा बताएं। मान लो रूल चेंज हो गया है, 5400 की जगह अब कंपनी सिर्फ 5000 देती है मैक्सिमम डियरनेस अलाउंस, तो क्या करेंगे? सर मिनिमम वाले में जाके चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम वाले में जाकर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज बनाए हुए थे, डियरनेस अलाउंस का फॉर्मूला हमने जो बनाया हुआ था, उसमें 5400 की जगह पर 5000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा करना, ठीक है, पेनफुल है, क्योंकि हर कॉलम में जाके अलग अलग आपको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ कहीं पे भी 5400 लिखा हुआ है, सारे फॉर्मूलाज को चेंज करना पड़ेगा। सर कॉपी कर देंगे उसको नीचे। कॉपी भी कर सकते हैं, बट फिर भी हर एक सेल में तो जाना ही पड़ेगा ना, मतलब हर सेल में आपको ड्रैग तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमें ऑटोमेशन अलाउ करता है कि हम किसी भी सेल में जो भी चेंजेस करने हैं, उनको हम सिर्फ एक सेल को चेंज करके सब जगह चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे थोड़ी जगह बनाता हूँ ताकि आपको ऑटोमेशन का इफ़ेक्ट समझ में आए। और ऑटोमेशन एक बार अगर आप लोग सीख गए तो फिर आप ऑटोमेशन ही यूज़ करोगे, आई एम श्योर। तो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो बिफोर में हमारा फॉर्मूला कैसा था, हमारा फॉर्मूला ऐसा था, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है 10% यानी जो 0.1 हमने डाला है, और दूसरा है 5400 जो बिजनेस पॉलिसी के साथ में चेंज हो सकता है। सब लोग एग्री करते हैं? D14 तो चेंज नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऑटोमेशन में हम 5400 लिखने की जगह हम एक्सेल में एक ऐसे सेल को रेफर कर देते हैं जहां पे ऑलरेडी 5400 लिखा हुआ है। क्या कोई सेल है हमारी शीट में जहां 5400 लिखा हुआ है पहले से? सर E6 लिखा हुआ है, और 10% को हमने C6 में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, मिनिमम वाला फॉर्मूला खोलिए, इसमें 5400 की जगह पर इस सेल को रेफर कर दीजिए, E6, ठीक है। अब 10% वाला फॉर्मूला खोलिए, 10% जहां लिखा हुआ है उसकी जगह पर 0.1 की जगह पर आप 10% वाला सेल रेफरेंस की तरह डाल दीजिए। तो एक्सेल को पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे परसेंटेज कहाँ से लेना है और मैक्सिमम वाला अमाउंट कहाँ से लेना है, पता चल गया। नाउ टैब, अब भी आपका कैलकुलेशन आयुषी के लिए आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सेल को रेफरेंस करके यहाँ पर अपना काम आसान किया।
बट कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? सर वो एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ऑटोमेशन में वो ये है कि हमें हमेशा एक्सेल की एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेल क्या करता है, जब भी आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हो नीचे, तो वो सेल रेफरेंस को भी नीचे ले जाता है। तो मैंने आयुषी का फॉर्मूला यहाँ पे डाला था। अब आयुषी के फॉर्मूले के लिए यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, पर्पल में E6 है और ब्लू वाला 10% वाला सेल है। बट जब मैं सूरज के फॉर्मूला में जाता हूँ तो देख रहे हैं क्या हुआ है, C6 की जगह C7 है और E6 की जगह E7 है। यानी कि जैसे जैसे मैंने फॉर्मूले को नीचे लेकर गया हूँ वैसे वैसे सेल नीचे होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग की वजह से जब आप फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो सेल भी अपने आप ड्रैग होते चले जाते हैं। अब उसका एक जगह तो हमें एडवांटेज मिल रहा है, जैसे D17। फातिमा के लिए हमें जब बेसिक सैलरी लेनी होती है तो हमें D17 ही चाहिए, हमें D14 यानी आयुषी की सैलरी से काम नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कि D17 तो मूव करता रहे नीचे। जैसे जॉनी के लिए जब हम करते हैं, फॉर्मूला में जाते हैं, तो D20 सेलेक्ट होकर आ रहा है बेसिक सैलरी, जो कि सही है। बट इसने 10% की जगह C12 लिया है और मैक्सिमम अमाउंट की जगह E12 ले लिया। तो हम चाहते हैं कि 10% वाला और मैक्सिमम वाला जो सेल है वो हमेशा सेम रहे और बेसिक सैलरी वाला जो सेल है वो चेंज होता रहे। तो कोई जानता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सर डॉलर साइन लगाना पड़ेगा जिसको एब्सोल्यूट बनाना है। राइट, तो देख लीजिए, रिलेटिव जब आप रेफरेंसिंग रखते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग रखेंगे तो आपका जो सेल रेफरेंस है वो ये नज़र आएगा, C6 नज़र आएगा। जब आप इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला में डॉलर साइन एक C के आगे और एक 6 के आगे लगाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे $C $6। दिस इज हाउ एक्सेल वर्क्स। जब मैं डॉलर साइंस लगा दूंगा तो एक्सेल को पता चल जाएगा कि मुझे C कॉलम को चेंज नहीं करना है और जो 6 सेल है यानी जो 6th रो है उसे चेंज नहीं करना है। सो नाउ आई गो बैक टू द फॉर्मूला और C6 के आसपास डॉलर साइंस मुझे लगाना है। अब इसका एक शॉर्टकट है, किसी को शॉर्टकट पता है डॉलर साइंस लगाने का? सर F2 है शायद। F4 है, ठीक है। तो अगर आप C6 सेल के आसपास, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको, जूम करता हूं, सो C6 सेल है। अगर आप C6 के आसपास अपने कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे तो काम करेगा, यहाँ रखेंगे तो काम करेगा, यहाँ रखेंगे तो काम करेगा, यहाँ रखेंगे तो काम नहीं करेगा C6 के लिए। तो C6 सेल के आसपास कर्सर को रखिए और F4 की दबाइए। F4 की दबाते ही डॉलर साइन C और 6 के आसपास लग जाएंगे। अब हमें सेम चीज E6 के साथ करनी है, तो E6 के साथ भी हम डॉलर साइंस F4 दबा के लगा देंगे एंड नाउ यू विल सी दैट formulas are working correctly. तो अब हमारा जो आफ्टर ऑटोमेशन फॉर्मूला हुआ वो ये हो गया।
यानी $0.1 की जगह पे हमने $C $6 लगाया है, 5400 की जगह $E $6 लगाया है। बेसिकली हमने एक्सेल को बताया है कि इस फॉर्मूले में हमें जो भी अमाउंट चाहिए वो इन सेल्स में अवेलेबल है। अब उस बात पे आते हैं कि बिजनेस पॉलिसी चेंज हुई। बिजनेस पॉलिसी चेंज होगी तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस E6 में आना है, 5400 की जगह 5000 लिखना है और अपने आप सब कुछ काम कर रहा है। समझ में आया? सब लोग कर पा रहे हैं इसको? यस, नो, क्या चल रहा यस है? सर। चलिए, यस सर। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी अब सिमिलर चीज़ हमें करनी है। हाउस रेंट अलाउंस के फॉर्मूला में चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। D14 में सबसे पहले हम पहले वाले इफ फॉर्मूला पे आते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इज सैलरी अप टू 10,000। तो 10,000 की जगह पे कौन सा सेल रेफरेंस में डालेंगे? यहाँ पे D8 सर। D8 डालेंगे। तो D8 डाल दिया आपने। अब क्या करना है, D8 डाल के काम खत्म। और क्या करना है, D8 के आसपास डॉलर साइन भी तभी लगा दीजिए ताकि बाद में आपको फिर से डॉलर साइंस लगाने के लिए एक फॉर्मूला ना खोलना पड़े। तो हमने D8 को सेलेक्ट करके 10,000 की जगह पे लिख दिया है। यहाँ पे $0.1 लिखा हुआ था, इसके लिए कौन सा सेल लेंगे? F8 सर। F8 लीजिए, इसके आसपास डॉलर साइन लगा दीजिए। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। अब अगले इफ फॉर्मूला में हमने 25,000 का अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है, उसकी जगह पे हम सेल ले लेंगे D9, डॉलर साइन लगा देंगे। फिर 1000 का अमाउंट आता है जो कि फिक्स DA था हमारा, तो ये यहाँ पर हमारे पास E9 में अवेलेबल है, डॉलर साइन लगा दीजिए। फिर 0.2 का अमाउंट है यानी 20% का सेल सेलेक्ट करके डॉलर साइन लगा देंगे। देन वी हैव D14 माइनस 10,000 यानी कि 10,000 के ऊपर का अमाउंट। तो 10,000 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है H9 में, तो उसको सेलेक्ट करके डॉलर साइन। 4,000 की जगह पर हम लिखेंगे E10 डॉलर साइन। 30% की जगह पर हम लिखेंगे F10 डॉलर साइन। और 25,000 का अमाउंट जो यहाँ पे, जिसमें से हमें बेसिक सैलरी में से 25,000 माइनस करना है, वो हमने H10 में लिखा हुआ है, तो उसको लिखकर डॉलर साइन लगा दीजिए एंड योर फॉर्मूला इज अप्लाइड। I'll have to go back because I have to do a before after। तो बिफोर हमारा फॉर्मूला कैसा लग रहा था? बिफोर में हमारा फॉर्मूला ऐसा था। इसको वर्ड रैप कर देते हैं ताकि इजीली नजर आए। अब जब हम इसका रेफरेंसिंग ठीक से कर देंगे तो 0.1 की जगह F8, 25,000 की जगह दिस सेल, 1,000 की जगह दिस सेल, 20% की जगह 20% का सेल,
10,000 की जगह दिस सेल 4,000 की जगह 4,000 वाला सेल 30% की जगह 30% का सेल 25,000 की जगह 25,000 वाला सेल complete. Now your automated formula will look like this. Right? तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है. बिफोर और आफ्टर में फ़र्क है, हमने रेफरेंस डाल दिए हैं, डॉलर साइंस के साथ में उसको सपोर्ट कर दिया है ताकि जो फॉर्मूला में हमने सेल रेफरेंस में डाला है वो हिले ना जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं नीचे. तो अब अगर मान लीजिए कंपनी पॉलिसी चेंज करती है, अब फिक्स डीए का स्टार्टिंग अमाउंट 1,000 नहीं है 2,000 है, तो यहाँ पे 1,000 की जगह 2,000 करिए और आपके जो टेबल में चेंजेस हैं अपने आप लग जाएंगे. पॉलिसी डिसाइड होती है कि हम 10% की जगह 15% देंगे, तो यहाँ 15% कर दीजिए, अपने आप अप्लाई हो जाएगा. एवरीवन गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो इस काम को करने के बाद, ऑटोमेशन को करने के बाद, अब आपकी जो शीट है वो कंप्लीट हुई है. अब नाउ यू कैन से कि माय आंसर इज कंप्लीट. तो इतना सारा आपको ये काम प्रैक्टिकल के टाइम पे करके देना होगा अपनी एक्सेल शीट्स में. दिस इज हाउ योर फाइनल आंसर शुड लुक लाइक. हमें ये नहीं चाहिए, स्टेप्स वाले चीज़ें नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाई थी. What is needed from you is this much. ठीक है? All right. तो SKS लिमिटेड का केस हमने सॉल्व कर लिया है. अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं आज थोड़ी. अल्फा लिमिटेड हमारा दूसरा केस है. सो केस 2 इज अल्फा लिमिटेड. फटाफट से पहले इस केस को समझ लेते हैं. इस केस में हमारे पास क्या गिवन है? अल्फा लिमिटेड पेज टू इट्स एम्प्लॉइज द सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी. चलिए, यहाँ पे कैटेगरी का ट्विस्ट है. ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस. काफ़ी सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं अल्फा लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ को. और जीपीएफ और आईटी दो डिडक्शंस हैं. जीपीएफ और आईटी के फुल फॉर्म्स क्या हैं? ये कौन सी दो डिडक्शंस हैं? सर जीपी हाँ, जीपी क्या है? जीपीएफ. प्रॉफिट एंड जीपीएफ. जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड सुना है? Yes, sir. तो So, प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं. तो प्रोविडेंट फंड के लिए आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट आपके लिए ही, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का ही होता है प्रोविडेंट फंड, बट उसकी एक डिडक्शन निकाल ली जाती है आपकी सैलरी में से. सो दैट इज योर जनरल प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन. देन कम्स योर आईटी. आईटी क्या है? इनकम टैक्स. ओके, तो कुछ इनकम टैक्स का डिडक्शन आपकी सैलरी में से हो जाता है. सो दैट इज जीपीएफ एंड आईटी, टू डिडक्शंस. द components of the salary are computed according to the following terms of service. तो हमारे पास कैटेगरी है. कैटेगरी के हिसाब से बेसिक सैलरी मिलेगी, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा और सीसीए मिलेगा. रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ डीपी, डीए, एचआरए, यानी कि डियरनेस पे के लिए 50% ऑफ बेसिक, डीए के लिए 41% ऑफ बेसिक प्लस डीपी और एचआरए के लिए 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी.
डिडक्शन के लिए भी रूल्स बताए हुए हैं, 10% ऑफ ग्रॉस, 8% ऑफ ग्रॉस। और एंड में हमें डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ भी गिवन है, नाम, कैटेगरी और एलिजिबल फॉर एचआरए। सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं और अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरीज में हैं। सो दिस इज नाउ योर गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपको पेरोल स्टेटमेंट डिज़ाइन करना है in a given format, making maximum use of cell referencing facility। तो यहाँ पर मैक्सिमम यूज ऑफ सेल रेफरेंसिंग फैसिलिटी का मतलब कोई बता सकता है? अभी अभी पिछली वाली शीट में करके आए हैं हम लोग। सर जैसे डॉलर वगैरह बता दो। हाँ, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम यूज ऑफ सेल रेफरेंसिंग फैसिलिटी आपको मिलती है जब आप ऑटोमेशन कर देते हैं शीट का। चलिए, तो अल्फा लिमिटेड के केस के लिए हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। फेयरली इजी कैलकुलेशंस हैं, आप सब लोग ट्राई करेंगे अपने साथ भी तो इस चीज़ को कर सकते हैं। एक्सेल शीट को बनाने की कोशिश करिए। अभी के लिए हम एक नई शीट में नाम डाल देते हैं शीट का, पेरोल केस 2 अल्फा। अब यहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है उस इन्फॉर्मेशन को ले आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो क्या है जो हमें चाहिए यहाँ पर, वो है आपका कंपनी नेम। तो कंपनी नेम के साथ शुरू करते हैं, अल्फा लिमिटेड। देन वी हैव पीरियड, किस पीरियड के लिए हम ये सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पीरियड गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अननोन। ओके, अब बात आती है गिवन इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहली जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है हमारे पास ये कैटेगरी की इंफॉर्मेशन। इसे कॉपी कर लेते हैं। सो कैटेगरी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को। फिर हमको इंफॉर्मेशन बताई गई है डीपी, डीए और एचआरए के बारे में, उसको भी कॉपी कर लीजिए और इसको हम यहाँ डाल लेते हैं। फिर हमको डिडक्शन के रूल्स बताए गए हैं तो उस इंफॉर्मेशन को भी ले लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हमारे डिडक्शंस के रूल आ गए। अब हम अपनी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट। तो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे हम अपनी शीट में लेकर आएंगे और यहीं से कल हम इस केस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप में से जो लोग क्वेश्चन को समझ गए हैं, जानते हैं कि हम किस फॉर्मूला को यूज़ करके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको करिए और कल हम आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज वाले केस में कोई कहीं कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आया किसी को करते हुए? ऑल राइट, सो लेट अस मीट नेक्स्ट वीक। आज फ्राइडे हो गया, सो मंडे को मिलते हैं फिर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।